नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर और निःशुल्क सहायता के लिए। आपको बता दें कि जो भी हम ये प्रोग्राम आपके सामने रखते हैं, उद्देश्य इसका सिर्फ एक ही है कि समाज के हर व्यक्ति के पास बेहतर न्याय पहुंचे, सुचारू रूप से न्याय पहुंचे। उसके लिए जो भी दिक्कतें आपके सामने आती हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए बेहतर और निःशुल्क सहायता के लिए। रोज एक नए विषय के साथ हम आपके सामने आते हैं, उस विषय के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है जमीन संबंधी जो भी झगड़े होते हैं उस पर क्या आपके कानूनी प्रावधान है, क्या आपके कानूनी अधिकार है, यानी कि अचल संपत्ति से जुड़े हुए क्या है आपके कानूनी अधिकार, क्या है कानूनी प्रावधान। इस पर कानूनी सहायता के लिए आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर फोन करके आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और कानूनी समस्या आपके सामने है तो आप निसंकोच होकर हमें कॉल करके हमसे निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी हर एक कानूनी समस्या के संदर्भ में। और आज हमारे साथ अधिवक्ता आनंद प्रकाश मौजूद हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में आने के लिए। सर, जब हम अचल संपत्ति की बात करते हैं तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि अचल संपत्ति को दरअसल कानूनी तौर पर डिफाइन कैसे किया गया है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो कानून में डिफाइंड हैं उसमें लैंड्स, बिल्डिंग्स डिफाइंड हैं जी। और ये जो इसमें ओनरशिप और पोजीशन का जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है दोनों में। ओनरशिप जो लैंड्स की हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड्स की, जैसे गाँव में हमारे होता है जी, खसरा गिरदावरी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें आपका जो राइट है वो रिकॉर्डेड राइट होता है जी, और पोजीशन का राइट भी उसी में रिकॉर्डेड होता है जी। और जो परचेजेस हैं उसमें ओनरशिप बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसमें जो पोजीशन है वो जैसे आप कोई खरीद फरोख्त करते हैं, आप कोई लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो उसमें वो सेल डीड जी, जिसको हम कहते हैं वो एग्जीक्यूट की जाती है सेलर द्वारा और फिर उससे आप ओनर बनते हैं। और कब्जा जो है प्रॉपर्टी का वो मस्ट होता है, तो उसी में रिकॉर्डेड होता है कि भाई पोजीशन जो है इसके साथ हमने लिया। तो ये दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जी, ठीक है। इस वक्त सर उत्तराखंड से पूरन सिंह हमारे दर्शक हम साथ जुड़ चुके हैं। पूरन सिंह जी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? पूरन सिंह, आपका नंबर हम तक पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम आपको जल्द कॉल करेगी, बेहतर सहायता आपकी जरूर की जाएगी। सर, ये आपने बात की, हम लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टीज की कि उस पर अपना कब्जा कैसे किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा कर लेता है तो उस स्थिति में लोगों के पास अपना क्या फिर रास्ता रह जाता है? देखिए, अगर कोई अवैध कब्जे के दो लीगल रेमेडीज आपके पास आती हैं जी। अवैध कब्जा किसी ने कर लिया तो इंस्टेंट रेमेडी आपके पास जो होती है वो फौजदारी कंप्लेंट जिसको बोलते हैं, वो आप थाने में जा कर के ट्रेसपास का मुकदमा जिस भी आदमी ने कब्जा किया है उसके खिलाफ कंप्लेंट देंगे जी, और पुलिस उस पर जो कार्रवाई है ट्रेसपास की वो केस दर्ज करके आगे कार्रवाई करती है। जो दीवानी जो रेमेडी आपके पास होती है वो अगर आप कब्ज़ा आपके पास से चला गया है, कब्ज़ा नहीं है, तो उस कब्ज़े को रिकवर करने के लिए आप कोर्ट के पास जा सकते हैं और अपने मलकियत के कागज़ पेश करते हुए जी कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और इस आदमी ने मेरे ज़बरदस्ती कब्ज़ा छीन लिया या काबिजदार हो गया है जी, और ये कब्जा मुझे दिलवाया जाए। तो डिक्लेरेशन और पोजीशन का जो रिलीफ है जी, वो आप कोर्ट से मांगेंगे और वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो सर, अपनी तरफ से क्या क्या सबूत इसमें पेश करने होंगे? जो रजिस्ट्री के पेपर है आपके वहीं वहां पर प्रस्तुत करने होंगे?
हाँ, वो लाजमी कागज हो जाता है, क्योंकि ओनरशिप टाइटल आपको कोर्ट के आगे अपना साबित करना होता है जी। वो बाय वर्च्यू ऑफ डॉक्यूमेंट ही साबित होता है जी। लेकिन अब चाहे वो आप रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स पेश करें जी, चाहे वो आप सेल डीड जिससे आपने खरीदा है उसको या बेचा है उसको जी, आप कोर्ट के आगे रखें। लेकिन सर कई दफा हम ये भी देखते हैं कि जो दूसरा पक्ष होता है जिसने कब्जा किया हुआ है वो भी एक डुप्लीकेट कागजात अपने पास बना के उसने रखे होते हैं, तो अगर उधर से भी कागजात पेश हो जाते हैं तो फिर एक और मुश्किल जो पक्ष है, जो सही पक्ष है, उसके सामने खड़ी हो जाती है। हाँ, ऐसा देखा गया है जहाँ जो कॉलोनीज जो शायद अभी नई बनी कॉलोनीज हैं वहाँ पर ये देखा जाता है कि एक को किसी ने बेचा, फिर उसने दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया। तो इसमें जो कब्जा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जिसके पास कब्जा है अगर मलकियत के कागज उसके पास होंगे तो वो उसका मालिक माना जाएगा कानूनन तौर पे। ठीक बात है सर। इस वक्त दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं। सर अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? ठीक है सर, दो चीजें यहाँ पर आती है। एक तो अवैध कब्जा की अगर कोई और कर लेता है, अगर सरकार की तरफ से आपकी जमीन कब्जाई जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में क्या व्यक्ति बाध्य होता है कि सरकारी योजनाओं के लिए अपनी जमीन वहां पर दे, या फिर आप अपोज भी कर सकते हैं? नहीं, देखिए, कब्जा एक जिसकी मलकियत है कब्जा उसी का होना चाहिए और होता भी है जी। लेकिन सरकारी कब्जा अमूमन तो नहीं होता। अगर मलकियत के कागज हैं तो कब्जा सरकार का होने का सवाल नहीं, लेकिन सरकार को अगर वो प्रॉपर्टी चाहिए जी, किसी भी पर्पस के लिए अगर चाहिए जी, तो उसका एक अलग से प्रावधान है कानून में जी। उसमें एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं जी, और वो बकायदा उसमें नोटिफिकेशन पेपर में होता है और उसके बाद फिर जो मालिक होते हैं उनको मुआवजा दिया जाता, फिक्स किया जाता है, पे किया जाता है। सर एक्विजिशन पे हम लोग सर बात करेंगे। सर दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं आशुतोष बनारस से। आशुतोष अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी आशुतोष। हाँ सर, सर हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि हमारा पीएच का जमीन है, मतलब 1.5 बिस्सा के लगभग है हमारे घर के बगल में। जी। हेलो जी आशुतोष। हमारे 1.5 बिस्सा जमीन है और हम चाहते हैं मतलब कि आधी आबादी है, मतलब कि बंजर जमीन है। जी। हेलो आशुतोष, आपकी बात बहुत साफ तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है दरअसल, लेकिन आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको जल्द कॉल किया जाएगा और बेहतर सहायता आपकी समस्या जानकर आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। और इस वक्त रांची से एसके दुबे हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। दुबे जी अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, ऐसी है जो कि मैंने यानी कि एक जमीन रजिस्ट्री मैंने करवाया था 2009 में, जिसके बाद जाकर के उन्होंने यानी कि पहला टाइम ठीक किया, फिर सेकेंड टाइम यानी और मैंने फिर जमीन मैंने लिया जो कि रकबा से बाहर उन्होंने दे दिया। इसके बाद जाके कोर्ट में प्रोसेस में मैंने गया तो यानी कि इसका कोई हल यानी कि नहीं निकल रहा है। मैं अभी पूरी बात मैं समझ नहीं पाया दरअसल, अपनी बात दोबारा बताइए बात मुझे। जैसे कि हुआ, जैसे कि मैंने यानी कि फर्स्ट टाइम यानी कि एक पार्ट रजिस्ट्री करवाया था 6 डिसमिल, तो यानी कि वो पेपर सही था, सब कुछ सही था, जिसका कि रजिस्ट्री मोटेशन सब कुछ हो गया। लेकिन सेकेंड टाइम फिर और यानी कि कुछ और यानी कि जमीन की यानी कि रिक्वायरमेंट बढ़ गई थोड़ा, तो फिर 8 डिसमिल मैंने कराया जो कि यानी कि रकबा से यानी कि बाहर हो गया। बाद में मैंने मोटेशन के लिए अप्लाई किया तो बोला गया जो कि जमीन जो है आपका यानी कि आपके यानी कि रजिस्ट्री से पहले जमीन किसी और को बेच दिया गया, जो कि मोटेशन यानी कि हो गया है, उसका जमीन इसमें नील है। अब यानी कि लैंड ओनर जिससे मैंने परचेज किया वो कहता है कि मैंने जमीन आपको रजिस्ट्री कर दिया है, आपको तो यानी कि मैंने दे दिया। अब इसका यानी कि कोर्ट में जाने के बाद जाकर के तो जो भी यानी कि ये है पैसा अमाउंट है यानी कि उसका यानी कि मैंने यानी 2009 से अभी तक का कुछ मेरा कोई डिसीजन ही नहीं हो रहा है। दुबे जी, बेहतर होगा कि आप इस केस से संबंधित जो आपके पास कागजात हैं आप वो हम तक भेज दीजिए। उनको देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे। साथ ही जो नक्शा उस जमीन का पूरा है वो भी आप भेज दीजिएगा, उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि अब तक कोई भी सहायता पहुंचा पाए हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जुड़ने के लिए। सर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी से आप जमीन कोई परचेज करते हैं लेकिन वो जमीन पहले भी किसी को बेच दी जाती है, उसके बाद आपको बेची जाती है, तो फिर आप अपने नुकसान की रिकवरी कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है जी और कब्जा आपको नहीं मिला है
और कब्जा मिलने से पहले वो किसी और को बेच दी गई है जी, तो आपके पास जो रेमेडी बचती है, जिससे भी आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, जितना भी आपका अमाउंट है वो आप उनसे 3 साल के अंदर अंदर रिकवर कर सकते हैं। तो अमाउंट रिकवरी का जो प्रावधान है कि भाई इन्होंने कब्जा नहीं दिया हमें और ये पहले एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि देखिए जो आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं वो कहीं एग्जिस्ट भी तो होनी चाहिए उस आदमी के नाम जी। अगर वो आदमी आपके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट कर रहा है और पहले ही किसी और को कब्जा दे चुका और कागजात भी कर चुका है जी, तो फिर आपके पास क्योंकि उसने आपके साथ फ्रॉड किया है, चीटिंग किया है, तो उसके लिए फिर आपके पास कोर्ट में 2 ऑप्शंस बचते हैं कि जो रेमेडीज हैं, क्रिमिनल भी है, साथ में सिविल भी है। क्रिमिनल में आप चीटिंग की मुकदमे दायर करेंगे उसके खिलाफ जी कि भाई इसने हमारे से फ्रॉड किया है और हमें से धोखाधड़ी करके ये प्रॉपर्टी बेच दी। लेकिन सर ऐसे केसेस में जो केसेस होते हैं बहुत लंबे वक्त तक चलते हैं, तो क्या कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होता है जहाँ पे कि हम को जल्दी सुलझा सकें इन मुकदमों को? देखिए कोर्ट्स में एक प्रोसीजर है, वो उस प्रोसीजर में हर जगह टाइम लगता है और अगर आप अमाउंट रिकवर करना चाहते हैं जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन आपके साथ हुआ है तो उसके लिए भी आपको फिर कोर्ट में कोर्ट फीस पे करके दावा डालना पड़ेगा कि भाई हम पैसा इनसे वापस दिलाया जाए। जी ठीक है सर। महाराष्ट्र से सर विवेक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। विवेक अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर मेरा एक सवाल है, जो मतलब जो पुरखों से मिली हुई प्रॉपर्टी है जी, तो उसमें अभी पिताजी, मैं विवेक बोल रहा हूँ, और पिताजी 3 भाई, पिताजी और उनके 2 भाई और उनकी एक बहन थी, वो गुजर गई है जी। तो अभी उसका जो पति है वो बंटवारे के टाइम उस पे जो हक छोड़ने का जो पत्र होता है एक कानूनी प्रोसेस के हिसाब से, तो उस पे वो सिग्नेचर करने के लिए पिछले 8-9 साल से मतलब परेशान कर रहा है और उसके 3 बेटे हैं, वो भी जानबूझकर मतलब तकलीफ कर रहे हैं, तो क्या उसमें कर सकते हैं? ठीक है सर, आपके पास मैं आऊँगा इनकी समस्या के समाधान के लिए कि जो पुरखों की प्रॉपर्टी है तो क्या पहले महिलाओं को इस बारे में अधिकार दिया गया था और अब जो शपथ पत्र साइन करने के लिए कह रहे हैं तो वो साइन कर नहीं रहे हैं, तो उनका वो अधिकार है या फिर उनको कर देना चाहिए? नहीं, मैं समझ नहीं पाया इनकी समस्या क्या है। इनकी समस्या है कि पिताजी 3 भाई हैं और उनकी एक बहन भी थी, वो बहन अब नहीं रही उनकी, यानी कि इनकी बुआ नहीं रही, उनके जो बहन के पति हैं अब वो इनकी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहते हैं। नहीं, तो बहन के राइट्स, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चे क्लास 1 लीगल हेयर्स में आते हैं जी, जो बहनों के बच्चे हैं वो क्लेम कर सकते हैं और वो राइट उनको मिलेगा ही, अगर वो पुश्तैनी जमीन जायदाद है तो उसको ये लोग मना नहीं कर पाएंगे देने से। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका जुड़ने के लिए। सर दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि जो क्या कोई स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी होता है इस इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग में? जी हाँ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अलग अलग रेमेडीज प्रेस्क्राइब्ड हैं जी कि एक पर्टिकुलर वायलेशन ऑफ राइट के लिए आपकी कौन सी रिलीफ कोर्ट में आप जाएंगे जी। इंजंक्शन का सूट है, परपेचुअल इंजंक्शन है, परमानेंट इंजंक्शन है, डिक्लेरेशन है जी, पोजेशन है, तो ये सारी चीज़ें किन कंडीशन में इंजंक्शन मिलेगा, किन कंडीशंस में इंजंक्शन नहीं मिलेगा, तो ये रिलीफ्स कहाँ कहाँ मिलेंगी आपको, तो पूरा उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो रेमेडीज प्रेस्क्राइब्ड हैं जी, अलग अलग प्रोविजंस में। ठीक है, इस वक्त सर अभय शुक्ला हमारे दर्शकों जुड़ चुके हैं। अभय अपनी बात आप रखें, कैसे आपके साथ हम लोग कर सकते हैं? चलिए सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन जो है वो 2-3 जगहों पर है, प्रॉपर्टी 2-3 अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहर में है और हर ज़मीन के साथ कोई ना कोई विवाद आ गया, किसी पर कब्जा हो गया है, तो फिर उनका केस अलग अलग जगहों पर चलेगा, फिर किसी एक जगह पर भी वो सारे केस चल सकते हैं? नहीं, अगर मान लीजिए आप जो कह रहे हैं सवाल कि एक प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की हरियाणा में है, एक दिल्ली में है, एक यूपी में है और वो उन प्रॉपर्टीज़ को कब्जा जो है प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पा रहा और कोई डिस्प्यूट आता है, तो क्या एक कोर्ट एक जगह पे डाल सकते हैं जी? ऐसा नहीं है। जिस जगह प्रॉपर्टी होगी जी उन्हीं कोर्ट्स के पास पावर है उन मुकदमों को सुनने की और उनको डिसाइड करने की जी। हरियाणा की प्रॉपर्टी का मुकदमा आप यूपी में नहीं डाल पाएंगे और यूपी की प्रॉपर्टी का जो मुकदमा है वो आप दिल्ली में नहीं डाल पाएंगे। ठीक है सर, जो हमने अभी बात की थी कि भाई अगर किसी और ज़मीन पहले किसी और को बेची हुई हो तब आपको बेची जा रही हो, तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या तरीका रहता है इस चीज़ को, ताकि हम लोग इससे बच सके खरीदने से पहले ही?
देखिए, ये तो आपको खुद ही वेरीफाई करना पड़ता है। अगर मान लीजिए गांव में लैंड्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड हैं, तो उसका तो रेवेन्यू रिकॉर्ड आपके पास होता ही है। और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, तो जब भी कोई ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी की, तो उसमें वो लालशाही से एंट्री कर देते हैं जी कि भाई इसमें कोई वसीयत आई है, सेल हुआ है, लीज हुआ है, तो हर चीज़ का उसमें रिकॉर्ड होता है। जहाँ तक जो शहरों की बात है, अगर कोई प्लॉट खरीदा है आपने, तो उसकी भी एंट्री अब तो कंप्यूटराइजेशन सारा हो चुका है। तो जो भी सेल डीड अगर वगैरह कोई होती है, तो आप वहाँ जाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। पुराने रिकॉर्ड शायद वेरीफाई ना हो पाएँ, लेकिन जब से कंप्यूटराइजेशन हुआ है, तब से आप कंप्यूटर पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है सर, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी जो होती है, तीनों के डिस्प्यूट्स क्या अलग अलग कोर्ट्स में हैंडल होते हैं, फिर एक ही जगह पर तीनों के डिस्प्यूट्स हैंडल किए जाते हैं? नहीं, कुछ एक पावर्स देखिए। जो एग्रीकल्चरल लैंड्स के बारे में जो डिस्प्यूट्स हैं, वो रेवेन्यू कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स के पास पावर है। जहाँ तक जो पोजीशन की बात है, म्यूटेशन की बात है, ये रेवेन्यू कोर्ट्स डिसाइड करती हैं जी। और जो शहरों में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सिविल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सिविल कोर्ट्स के पास राइट्स हैं सारे जी। कि भाई कोई भी डिक्लेरेशन का कोई विवाद आपके, मान लो कोई दो आदमी आ गए, वो कहते हैं कि मैं, एक कहता है मैं मालिक हूँ, दूसरा कहता है मैं मालिक हूँ, तो उस सिचुएशन में डिक्लेरेशन की रिलीफ कोर्ट से आपको सीक करना पड़ेगा। ठीक है सर, इस वक्त अजमेर से लकी रावत हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। लकी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो सर, जैसे मेरे दादाजी की जमीन थी, तो मेरे दादाजी का नाम और किसी और का नाम। हेलो सर, जैसे मेरे दादाजी की जमीन है ना जी, जिससे नाम मिलने से सर किसी और के नाम चली गई वो जमीन। लकी, पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम आप बंद कर लीजिए, उसके बाद आप बेहतर तरीके से अपनी बात बताइए। तो जैसे हमने केस कर रखा सर उन पे, तो उनमें से 18 देना थे सर, उनमें नहीं तो किसी और के नाम जमीन कैसे चलेगी? उन्होंने, दादाजी ने आपकी वसीयत की थी उनके नाम? नहीं सर, ये जो खानदानी जमीन होती है ना सर जी, वो थी सर, लेकिन वो किसी और के नाम चली गई, तो चुपके जगह ने वापस कर दी, लेकिन 4 जने नहीं कर रहे सर। तो चकबंदी के दौरान आपकी जमीन गई है वहां पर क्या? हाँ सर, चकबंदी जब होती है खेतों की, तो क्या उसके दौरान आपकी जमीन गई है? नहीं, जैसे किसी 45 साल की बात होगी सर, उसको ना खेती वो सब हम करते हैं, लेकिन किसी और के नाम है सर वो। लेकिन आपकी पूरी बात हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल एक काम कीजिएगा, अपने कागजात आप भेज दीजिएगा, जमीन से संबंधित कागजात, और जो आपने केस जो चल रहा है। इनकी जो समस्या है वो ये लग रहा है कि जो प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं, इनके बुजुर्गों की जो प्रॉपर्टी है, वो इनके नाम ना आकर के किसी और नाम से गलती से चढ़ा दी गई है जी। तो वो जो इनके पास जो रेमेडी है, वो रेवेन्यू कोर्ट्स में जाकर के जो तहसीलदार के पास पिटीशन लगाएं और वहाँ अपने राइट्स को कहें, और वहाँ से नहीं होता है तब फिर आप अपने सिविल कोर्ट्स की रेमेडी को देख सकते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चरल लैंड हैं, जहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात आती है, वहाँ पहले जो ऑफिसर कंसर्न होता है वो तहसीलदार की ही कोर्ट होती है। जी ठीक है। इस वक्त सर गोरखपुर से आर के शर्मा हमारे दर्शक हम तक। आर के शर्मा, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ जी सर जी को नमस्कार। जी नमस्कार। सर ऐसा है कि हम गोरखपुर के रहने वाले हैं साहब, तो हमारी कुछ पैतृक संपत्ति है जी, जमीन थी, तो उस पर क्या है कि दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है जी। तो उसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोसीजर कोर्ट से तो हम जीत गए हैं, लेकिन वो लोग दबंग टाइप के हैं, तो और हम 5 भाई हैं, तो 2 भाइयों ने तो घर के मारे जमीन अपनी बेच दी, 3 भाइयों ने, और मेरा हिस्सा भी वहाँ है, तो उसको हम लेने के लिए क्या करें साहब, किसी मदद लें? ठीक है सर, क्या कर सकते हैं ये लोग? कोर्ट से इनके फेवर में केस आ चुका है। देखिए, कोर्ट से इनके फेवर में अगर एक होता है फैसले का आना जी, फैसले आने के बाद फिर इनको कोर्ट में उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एप्लीकेशन दायर करनी पड़ती है जी। उसको हमारे लीगल लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन कहते हैं, जजमेंट ऑफ डिक्री का जी। तो ये एग्जीक्यूशन फाइल करें उसका, और वो कोर्ट अपने ऑर्डर को स्वयं इम्प्लीमेंट करवाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हम लोग जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी हर समझ में देने के लिए, दर्शकों की जो समस्या रही है उनमें बेहतर उनका मार्गदर्शन करने के लिए।
इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति के पास समान रूप से न्याय पहुंचे। उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम यहाँ मौजूद हैं, हमारी फोन लाइन्स लगातार खुली हैं, आप हम तक सीधे संपर्क करके हमसे बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। नमस्कार।